हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट। डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो आपका हम ग्राफिकली थोड़ा समझेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी हमने ज़्यादा ग्राफिकली ही समझी है, तो इसलिए मैं सब सोच रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी भी ग्राफिकली समझाऊँ। ठीक है। तो जो हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ी थी उसमें एक चीज़ आपने देखी होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट सी, कि लेट मी मेक अ ग्राफ। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी में मैं एक चीज़ समझा देता हूँ ग्राफ बना करके, कि हमने देखा था कि अगर किसी पॉइंट पर मेरा ये ग्राफ आ रहा है इधर से, ठीक है, और सिमिलरली मेरा ये ग्राफ इधर से भी आ रहा है, और दोनों की वैल्यू अगर इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इक्वल होती है, मतलब ये क्रॉस करके जा रहा है, इस पॉइंट पर दोनों की वैल्यू इक्वल है, और इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स दिस ग्राफ इज कॉन्टिन्यूस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि यहाँ पर हम बिना पेन उठाए यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, बिना पेन उठाए हम इस ग्राफ को फटाफट से यहाँ बना सकते हैं, दिस इज कॉन्टिन्यूस। तो डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा इसी के साथ में लिंक्ड है। देखिए, तीन कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास: लिमिट्स, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपस में लिंक्ड हैं। लिमिट्स आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ाई जाती है, और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी डिटेल में जाकर हम लोग 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर है तो सबसे पहली बात तो वो कॉन्टिन्यू होना चाहिए, और कॉन्टिन्यू होने के लिए उसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, उसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट होती है, इसका मतलब हम वहाँ पे, लिमिट का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चों को भी लिमिट का मतलब नहीं पता, तो पहले मैं लिमिट का मतलब बता दूँ। तो देखिए, जैसे कि कोई फंक्शन है, मान लीजिए कि कोई भी मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, मैं यहीं पे बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैंने ग्राफ बनाया, ये लीजिए। ठीक है, अब इस पॉइंट पर मान लीजिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वैल्यू मुझे इसकी नहीं पता चल पा रही, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट से इसकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करूँगा और राइट से भी इसकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेफ्ट से भी मैं इसकी तरफ अप्रोच करूँगा और राइट से भी मैं इसकी तरफ अप्रोच करूँगा। तो अगर इसकी वैल्यू लेफ्ट और राइट में अगर इक्वल आ जाती है, दैट मीन्स कि ये फंक्शन कंटिन्यू तो है। ठीक है, और लिमिट का मतलब यही है कि हम इधर से जब जब हम किसी भी तरफ से किसी फंक्शन की तरफ आने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिमिट, कि हम उसका एक दायरा बना रहे हैं और उस दायरे के अंदर हम आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर जब फंक्शन की जो वैल्यू किसी पॉइंट पर डिफाइंड है, तो उसकी हम जस्ट नेबर्स में चेक करते हैं, इसके लेफ्ट और इसके राइट नेबर्स में चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या डिफाइंड है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हम वही चेक करने के लिए जा रहे हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, अब लेफ्ट में और राइट में जस्ट इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो वो अराउंड यही आएगी जो यहाँ पर एक्स पर वैल्यू आ रही है। तो लिमिट का मतलब क्लियर है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब भी क्लियर है आपको, कि कोई भी ग्राफ पर अगर उसकी LHL, उसका RHL और उस फंक्शन की जो वैल्यू है अगर उस ए पॉइंट पर बराबर आ जाती है इन तीनों के, दैट मीन्स कि वो फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक बात आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से समझ के रखेंगे, जो कि हमारी है ये ग्राफ वाली। देखिए, हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम टेंजेंट के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, टेंजेंट का मतलब पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, और एक सबसे बड़ी स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखनी है कि जरूरी नहीं कि हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, हर कॉन्टिन्यू फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट हर डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो ऐसा होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि वही ग्राफ या वही फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है जो एक स्मूथ ग्राफ बनाएगा। जो एक कैसा ग्राफ बनाएगा, स्मूथ ग्राफ। जैसे कि यहाँ पर आकर के ये एक स्मूथ ग्राफ बना रहा है। स्मूथ ग्राफ का मतलब क्या होता है कि उसकी कोई शार्प एज नहीं है। शार्प एज, जैसे कि आपने ये वाला ग्राफ देखा होगा, मॉड्यूलस। ठीक है, इस मॉड्यूलस ग्राफ को जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का बनता है। इस तरीके का बनने का मतलब ये है कि इसकी शार्प एज आ गई। ठीक है, इसकी ना एज आ गई इस तरीके से, ये एज आ गई, शार्प एज, कोना निकल के आ गया। तो इस पर हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट तो ड्रॉ करना मुश्किल ही है इस चीज़ के ऊपर। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि इस पर ये कॉन्टिन्यूस तो है, क्योंकि यहाँ पे एक बारी में हमने लाइन बनाई और ऐसे उठा दी, बिना पेन उठाए हमने इसको कॉन्टिन्यूसली बना दिया। बट दिस कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि यहाँ पे एज आ गई। तो आपको एक माइंड में एक ट्रिक याद रखनी है कि किसी भी ग्राफ की अगर एज है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। वैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट को इसकी इतने डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं है,
साइंस वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा जरूरत होती है मैथ्स की इतना डिटेल में जानने की। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट बनाई है यहाँ पर इस पॉइंट पर, और एक टेंजेंट मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनाई है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी ये होगी कि अगर मैं इन टेंजेंट्स को धीरे 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 शिफ्ट करते करते अगर मैं इस पॉइंट पर ले आऊँ, इन टेंजेंट्स को अगर मैं शिफ्ट करते करते, इन पॉइंट्स को शिफ्ट करते करते अगर मैं इस पॉइंट पे ले आऊँ, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो जानी चाहिए, कोइंसाइड हो जानी चाहिए। अगर ये दोनों आपस में कोइंसाइड हो जाती हैं तो इसका मतलब कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। और वही अगर मैं इस एज वाले फंक्शन के साथ करूँ, तो पहली बात तो अगर मैं यहाँ पर इसका टेंजेंट बनाऊँ तो भी वही आ रहा है, यहाँ पर इसका टेंजेंट बनाऊँ तो मैं इसका टेंजेंट अगर शिफ्ट करूँगा तो वो कभी एक दूसरे के कोइंसाइड नहीं होगा। तो इसीलिए एज वाले जो फंक्शंस होते हैं वो कभी डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, क्योंकि उन पर जो टेंजेंट्स हैं अगर हम उनको टेंड करें, टेंड मतलब अप्रोच करें टू द पॉइंट, तो वो कभी भी कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक आ जाना, तो ऐसा कभी होगा नहीं उसके, ठीक है। तो मेरी ये वाली बात समझ में आ जाती है आपको। तो इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ एक ग्राफ की हेल्प। हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ पे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर हमें करना क्या है, वेट देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, टेंजेंट मुझे बनानी थी टेंजेंट्स, लेकिन टेंजेंट को हम ड्रॉ कर करके ग्राफिकली तो स्केल से बनाने नहीं वाले हैं, तो मैथमेटिकली कैसे ड्राइव करेंगे हम। देखिए ये मेरा फंक्शन है, अगर मैं इस फंक्शन में मान लीजिए ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है ना, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। अगर मुझे ए पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्स की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, ए पुट कर दूंगा, तो वो मेरे ए की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली देखूं, बेटा ध्यान से देखना, ग्राफिकली देखूं कि मैंने जब ए पॉइंट की वैल्यू डाली, तो यहां पर जो मेरे फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एफ ए। क्या वैल्यू आएगी, एफ ए। तो जो मैं कोऑर्डिनेट बनाऊंगा वो कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा एक्स है वो मेरा ए है, मैंने यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या डाला, ए डाला, और वाई की जगह पे मेरा क्या आया, एफ ए, ठीक है। तो ये मेरा बन गया पॉइंट, आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी पॉइंट बना दिया है कि अगर मैं a माइनस एच, जस्ट मैं उसका नेबर लेफ्ट हैंड में h वेयर h टेंड्स टू 0, मतलब h 0 के अराउंड है, मतलब जो चेंज मैंने लिया है, मतलब कि अगर a मेरा 5 है तो मैं a के जस्ट लेफ्ट ले रहा हूँ, मतलब कि 4.994 इस तरीके से, और अगर राइट में मैं उसको ले रहा हूँ दैट मीन्स 5.001 लाइक दिस, ठीक है ना, बहुत नेग्लिजिबल। तो जो मेरा ये डिफरेंस आया है इसको मैं h बोल रहा हूँ, तो h इज जस्ट 0.00, ठीक है, 0.006 है, और इस सिचुएशन में मेरा वही मुझे h यहाँ पे भी लेना है, इसको भी मैं 6 ही ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं, तो h हमारा अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होना चाहिए, बहुत ही 0 के करीब, ठीक है। तो इसलिए हम उसको लिख देते हैं h टेंड्स टू 0, क्योंकि अब 0 पॉइंट समथिंग लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए मैं उसको 0 लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ जाती है। तो अगर मैं इस ग्राफ को एक बार ध्यान से समझिए कि ये मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए, ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने बी, इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया सी, ठीक है। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे ग्राफ बनाना है, मुझे ग्राफ बनाना है, तो इसमें ए बी जो तुम्हें दिख रही होगी वो सीकेंट दिख रही है, मुझे इस ए पॉइंट को इस बी पॉइंट के ऊपर लेकर के आना है, मतलब कोइंसाइड करना है, इस ए पॉइंट को इस बी पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड करना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी अगर दो पॉइंट या एक ही लाइन, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर जो टेंजेंट जा रहा है और इसके ऊपर जो टेंजेंट जा रहा है, आप लोग अभी सीखेंगे आगे जाकर 6 चैप्टर में कि किसी भी ग्राफ का अगर हमें स्लोप निकालना है तो हम उसका टेंजेंट का डेरिवेटिव कर दें, हम उसका टेंजेंट निकाल दें, तो वही हमारा स्लोप बन जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने उसमें भी सीखा है, लेकिन अभी आगे आके हम डिफरेंशिएबिलिटी के जो एप्लीकेशंस करेंगे उसमें सीखेंगे, ठीक है। तो मुझे इस ए पॉइंट को बी पॉइंट के ऊपर लेकर के आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कोइंसाइड करना पड़ेगा, धीरे धीरे टेंड करूंगा मैं, टेंड मतलब धीरे धीरे मैं इस पे ए पॉइंट को मैं एक बी के पास लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो ये जो सीकेंट है इसका मतलब ये कि इस सीकेंट का स्लोप जो है, इस सीकेंट का जो स्लोप है और इस सीकेंट का स्लोप, मतलब ये दोनों बराबर आने चाहिए, क्योंकि मैं इसको भी यहाँ से लेकर आऊंगा और इसको भी यहाँ से लेकर आऊंगा, तो मतलब ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप दोनों बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो इनकी स्लोप कैसे निकालते हैं, एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ से हमारा जो ये स्लोप आ गया, ये मैंने स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1, देखिए यहाँ पे मैं ए बी का स्लोप निकाल रहा हूँ, ए से बी का स्लोप निकाल रहा हूँ। तो स्लोप का फॉर्मूला आप लोगों ने 11th क्लास में सीखा, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर मेरा y क्या बच्चे, ध्यान से मुझे बताना देख करके, यहाँ पे मेरा y1
y2 ये है, y1 ये है, ठीक है। तो y2 माइनस y1 आपको नीचे दिख ही रहा होगा कि मैंने किस तरीके से लिखा है यहाँ पे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 इस तरीके से लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने a से a काट दिया तो मेरी ये आ गई राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। जो हम RHL और LHL पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम बोलेंगे इसको RHD, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया ना बेटा। डिफरेंशिएट का मतलब होता है चेंज, अभी मैं समझाता हूँ आपको, वेट करिए 2 मिनट। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है चेंज। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, स्लोप निकाल दिया पहले AB का, ऐसे ही मैंने यहाँ पे BC का स्लोप भी निकाल दिया। तो BC का स्लोप कैसे निकालूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये ऐसे निकल गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, a से a कट गया। तो ये यही कॉन्सेप्ट जो है हमारा, हम लोग अभी यूज करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, लेट fx बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ऑफ a, ठीक है। लेट c बी एनी नंबर या इंटीजर बिलोंगिंग फ्रॉम a b के बीच में एक c लाई कर रहा है, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट c। ये x इक्वल्स टू सी पर तभी डिफरेंशिएबल होगा जब उसकी ये डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती हो, ठीक है बेटा। ये डिफरेंशिएबिलिटी हम लोगों ने सीखी है, ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव किया था 11th क्लास में, वही है ये। लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस a। इज दैट क्लियर? एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये हमारी फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए मतलब कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी बेटा कभी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। या फिर हम कहें कि दिस इज LHD एंड RHD मस्ट बी इक्वल, LHD एंड RHD मस्ट बी इक्वल। और ये कैसे आए हैं ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एक बार हमने x की जगह पर c माइनस एच पुट कर दिया, एक बार x की जगह पर c प्लस एच पुट कर दिया, तो उससे हमारे नीचे c से c कट गया और ये हमारी LHD और RHD बराबर आ गई, आनी चाहिए, मतलब ये हमारी फंक्शन की। मैंने आप लोगों को ग्राफिकली भी ये पॉइंट समझा दिया है कि कभी भी हमें किसी भी चीज़ की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा उसकी LHD और RHD चेक करते हैं। तो इनके क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। फॉर फाइंडिंग द डिफरेंशिएबिलिटी वी ऑलवेज कंसीडर द टेंजेंट टू द गिवन फंक्शन। हम टेंजेंट की हेल्प से ही हम हमेशा निकालते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ फॉर्मूला सीखते हैं पहले, उसके बाद पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा दूँ, ठीक है। देखिए ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसको आप पॉज करके आराम से लिखिए। यहाँ पे ln का मतलब बेटा लॉग है, लॉग x, दिस इज दिस। मैं इनके सारे फॉर्मूलाज आपको अभी समझा देता हूँ, तो इसको आप पॉज करके और एक एक करके अपनी कॉपी में लिखेंगे ताकि ये मुझे आप जब भी मैं क्लास में कराऊँ तो आपको ध्यान से आता रहे। साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, ये हम भी डिस्कस करेंगे, ये तो आपको याद ही करने हैं क्योंकि ये आप फर्स्ट प्रिंसिपल से 11th क्लास में सीख कर आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं, मैंने सबको एक साथ ही कर दिया है ताकि आपको इजीली ये लर्न हो सके, ठीक है। ऐसे हाइपरबॉलिक फंक्शन है ये, अगर किसी के साथ में एच लगा हुआ है या कोई भी नंबर ये वेरिएबल लगे हुए हैं तो उसको फिर इस तरीके से करते हैं। ये आपके सिलेबस में बेशक तो नहीं है अभी 12th वालों के लिए, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ये कुछ मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इनकी तरफ ध्यान दीजिए। जैसे कि स्टैंडर्ड फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला बनता है हमारा n a n माइनस 1, ओके। देन लिमिट x टेंड्स टू a x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन में x इक्वल्स टू 1। ये आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड चीज़ सीखी हुई है, 11th क्लास में भी हम लोगों ने इसका बहुत यूज़ किया है। और ऐसे ही हमारी ये 10x अपॉन में x इक्वल्स टू 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। और एक ये साइन, ऐसे जैसे अगर साइन का है तो साइन के इन्वर्स का भी होगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे हमारा ये tan का भी है, tan इन्वर्स x अपॉन में x इक्वल्स टू 1, क्योंकि tan का है तो उसके इन्वर्स का भी होगा डेफिनेटली। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैं इसको स्टार लगा देता हूँ, ex माइनस 1 अपॉन में x का आपके सिलेबस से अभी लिमिट ऑफ सम हट चुका है, उसमें ये बहुत यूज़ होता था, लेकिन फिर भी इसका बीच में यूज़ आ सकता है, तो उसको आप लेस इंपॉर्टेंस मत दीजिए, ठीक है। ex रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x। अभी पहले मैं आपको ये बता दूं कि ex का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, एक मिनट देखिए ex का डेरिवेटिव कैसे करते हैं।
डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेट फंक्शन हमारा क्या है e की पावर x, मतलब इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज अवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ओके, नाउ कंसीडर इट वेरी importantly. Then by the definition f डैश का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने भी सीखा हुआ है, एफ डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव. एफ डैश मीन्स डेरिवेटिव, ठीक है. तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव हम लोग निकालने जा रहे हैं वो हम कैसे निकालते हैं, आप लोगों को फॉर्मूला बता ही दिया है कि बाय द डेफिनेशन डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला ही होता है बेटा, आपको पता है ये फॉर्मूला. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. यहाँ पे क्या करना है मुझे, फंक्शन, देखो फंक्शन की वैल्यू जहाँ पर जो जो दे रखी है आपको, जैसे यहाँ पर बोला हुआ है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको बोला हुआ है ई रेज टू द पावर एक्स. ई रेज टू द पावर एक्स का मतलब क्या है कि जहाँ पर आपका x है वहाँ पे आपको x प्लस एच रखना है, तो आपने क्या किया, इसकी जगह पर x प्लस एच यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है. और यहाँ पे एफ एक्स बोला है तो हमने एफ एक्स को एज इट इज ही रख दिया, एफ एक्स को हमने एज इट इज रख दिया, जो हमारे यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू है ये हमने एज इट इज रख दी यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद में अपॉन एच को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है. नाउ अब मैंने देखो आप लोगों को पता है कि कभी भी पावर में अगर प्लस हो तो वो दोनों अलग अलग हो जाती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अलग कर दिया, और सॉरी यहाँ पे बीच में माइनस का साइन था. फिर मैंने यहाँ से क्या किया, ई रेज टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया एंड ई एच माइनस वन. ओके, यहाँ पे ये एच नीचे है तो नीचे रह गया. अब जब हम इसकी लिमिट्स को डेरिवेट करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई रेज टू द पावर एक्स डॉट, देखो ये बीच में ना मल्टीप्लीकेशन है ना, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है. तो इस मल्टीप्लीकेशन का हमको क्या करना है, दोनों को फंक्शन को हम ब्रेक कर देंगे दो पार्ट में. हमने यहाँ पे फंक्शन को ब्रेक कर दिया, ठीक है. तो ब्रेक करने से क्या हुआ, ये बन गया ई रेज टू द पावर एच माइनस वन अपॉन में एच. अब मैंने आपको इसका फॉर्मूला अभी बताना है, 2 मिनट वेट करना. इसकी वैल्यू 1 होती है, ई एच माइनस ई रेज टू द पावर एच माइनस वन अपॉन एच, इसकी वैल्यू 1 मैंने अभी आपको पीछे बताई, ठीक है. यहाँ पे जो ये फंक्शन मैंने लिखा है इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है. तो ये जैसे हमने डिस्कस किया, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, ई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है. तो ये मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और वहाँ पे मेरा आंसर आ गया. तो इस तरीके से मैं ये वाले फंक्शन का भी आपको सिखा देता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए रेज टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लॉग ई ए, यहाँ पर हम बेस को ई लेके चल रहे हैं. तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे फंक्शन को लेट किया है ए रेज टू द पावर एक्स, देन बाय द डेफिनेशन ये हमारे डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, यू नो इट वेरी वेल, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ठीक है. यहाँ डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया और ए जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर हमने एच माइनस, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए रेज टू द पावर एक्स प्लस एच पुट किया, माइनस ए एक्स ही रहने दिया. फिर जो पावर मैंने बताया आपको, तो उनको पावर को हमने डिफरेंट, दोनों को अलग अलग कर दिया. ये रूल होता है कि अगर ए के ऊपर पावर एक्स प्लस एच है तो वो ब्रेक होकर के ए एक्स और ए एच हो जाती है, ठीक है, ये रूल आपको पता ही है. देन हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने ए रेज टू द पावर एक्स कॉमन लिया, बेटा ये एक्स है, ठीक है ना. यहाँ पे हमने एक्स कॉमन लिया तो ये हो गया ए रेज टू द पावर एच माइनस वन अपॉन में एच. इनको अलग अलग किया तो यहाँ पे ये ए एक्स डॉट, इसकी पूरे की वैल्यू जो होती है वो लॉग ही होती है, अभी फॉर्मूले में मैंने पीछे आपको बताया है, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है. तो ये यहाँ पर फॉर्मूला आपका ये हो जाता है और इसका डेरिवेटिव ये डिफरेंशिएट हो गया. ये 11th क्लास में नहीं सिखाया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है. 1 मिनट वेट करना जरा. ये सारे रिजल्ट क्लियर हो गए. एक ही रिजल्ट आपको देखना है कि इसमें क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है. ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा है ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जीरो 1 प्लस एक्स अगर है उसकी पावर 1 अपॉन एक्स है तो उसकी वैल्यू ई होती है. ये बहुत ही रेयर केस में यूज़ होता है. और अगर इन्फिनिटी है और उल्टा हो जाता है, वन प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स है तो उसकी वैल्यू भी ई होती है, ये भी रेयर केस में यूज़ होता है. एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर वो साइन एक्स अपॉन एक्स, देखो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि अगर लिमिट जो है आपकी वो 0 है, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. लेकिन अगर वहीं पर मैं आपको ये बोलूँ कि इसकी जो अगर यहाँ पे इन्फिनिटी है तो उस सिचुएशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. क्लियर. तो अगर 0 है तो 1 और इन्फिनिटी है तो 0. ओके, तो कुछ फॉर्मूलाज हैं ये, और एक ये लॉगरिथम की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि लॉग ए एम एन. तो लॉग ए बेस सबका मैंने ए लिया है तो आप ए पे ध्यान नहीं दीजिए,
ठीक है, log m प्लस log n हो जाता है। अगर log m की पावर n है तो n आगे आ जाता है और m यहीं पे रह जाता है। ऐसे ही अगर log a और m है तो अगर इसका हमें बेस चेंज करना है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका बेस b हो गया, यहाँ पे m हो गया। ये अब एक काम कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं आएगा पेपर में, ये सिलेबस में ही नहीं है, ये जिन बच्चों को समझने में बाद में समझा दूंगा। और अगर ये अपॉन में है, m अपॉन n है, तो इसको हम लिख देंगे log a m माइनस log a n, मतलब log m माइनस log n। अगर ये बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस लग जाता है, अगर डिवाइड में है तो माइनस लग जाता है। बस इतना सही डिफरेंस है, इसको आप समझ सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद में अगर दोनों सेम है, log a की पावर a मतलब log बेस भी a और a, जैसे कि मान लीजिए कि log 10 ठीक है, तो मान लीजिए कि log 10 और 10, तो उसकी वैल्यू 1 होगी, बेस भी 10 और पावर भी 10, ठीक है। और अगर ऐसे ही यहाँ पे हमारा ये है कि log बेस a एलिमेंट m और log बेस m और एलिमेंट a, अगर वो दोनों जुड़ रहे हैं आपस में तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। बस इतने ही हमारे ये रूल्स हैं यहाँ पे जो आपको समझने हैं। इनको आप ध्यान से देखिए 2-3 बारी, ये सभी फॉर्मूलाज को एक एक करके पॉज करके और फिर आपको अपनी में लिखना है, ठीक है। तो अभी मैं इतने ही एक वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में इसको और डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये हमारा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है, u प्लस माइनस v का अगर हम होल डेरिवेटिव करें तो वो अलग अलग डेरिवेटिव हो जाते हैं। प्रोडक्ट रूल आपको पता ही है, पहले का डेरिवेटिव दूसरे को छोड़ देते हैं, प्लस पहले को छोड़कर दूसरे का डेरिवेटिव। और नीचे वाला जो है ये हमारा क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल में क्या होता है, क्वेश्चन रूल एंड द अबव इज प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। u इसमें भी क्या करना है, हमें पहले का डेरिवेटिव दूसरे को छोड़ना है, माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का डेरिवेटिव, लेकिन इसके अपॉन में आ जाता है v का होल स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर वाले का होल स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूलाज भी हैं, ये भी आपको लर्न कर लेंगे। तो अभी मैं इसका सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्वेश्चन के साथ में भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।